लेकिन ओल्ड पेंशन बहाली अगर होगा तो इसे आर्थिक नुकसान होगा, सरकार घाटे में जाएगा। नेता क्या करता है? नेता तो तुम्हारे लिए अपना जीवन ही बर्बाद कर देता है यार। मोदी जी ने बोले 750 करोड़ का घोटाला है बोले अजित पवार पे। आज कौन से पार्टी का? मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र का हूँ। हम सच वाले, वो अंधे वाले नहीं है। औरंगजेब था, अपने भाई का कत्ल करता, अपने बाप को मार देता है, जेल में डाल के बंद कर देता। वो भी भाई था जो बाबरी मस्जिद और ये सब मिलके जो राम मंदिर को गिराए थे। और एक राम जी थे जो लंका को जीत के भीषण को सौंप के चले आए थे। उनका भाई भरत था जो खड़ाऊ लेके भाई की कुर्सी नहीं खाया, राज करता रहा। जो चोर, बेईमान, डकैत, स्कैमर नेता होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। कांग्रेस सत्ता में रहे तो वो ईडी सीबीआई छोड़ के अपने तरफ ले ले, बीजेपी रहे तो वो ले ले, या कोई XYZ नॉर्मल आदमी चाहे तो इनका दम तोड़ने में, दम घोटने में कामयाब होता है। आम आदमी के टोपी जैसा लगाया हुआ है, टोपी आम आदमी को सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, हम लोग ओल्ड पेंशन बहाल करो। हम लोग जो है मूल रूप से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो जो सामाजिक सुरक्षा है सरकार का ये दायित्व तो है कि ओल्ड पेंशन के लिए बोल रहे हैं कि ओल्ड मैडम जी ओल्ड पेंशन, ये तो ओल्ड पेंशन जो है ये बहाली करने के लिए ये तो कानूनी प्रक्रिया है, सरकार देख रही है। लेकिन ओल्ड पेंशन बहाली अगर होगा तो इसे आर्थिक नुकसान होगा, सरकार घाटे में जाएगा। ये विकास नहीं होगा भारत का। अरे नेता लोग हाँ, ये आर्थिक नुकसान है। हाँ। पुराना पेंशन आर्थिक नुकसान है। सब जो यही आर्थिक नुकसान होती ना, तो फिर ये जितने भी सत्ताधारी लोग हैं ना, या फिर जितने भी नेता राजनेता लोग हैं, वो सारे अपने पेंशन छोड़ देना। फिर वो अपने सारे जो भी सुविधा है वो छोड़िए, आर्थिक सुविधा सब सुधर जाएगा। आप ऐसा बात कर रहे हैं, गलत चीज है। अरे सुनिए, अरे पहले सुनो, सुनो, अरे सुन लो। इतना दिन से आप पैसे काम करता है अपने जीवन के महत्व। मैडम ये देखिए, ये मोदी जी जो लाए रहे हैं ना 50, तो मोदी जी भी तो पेंशन लेंगे। अरे सुनिए, पेंशन जो आदमी 50,000 रुपया में, ये तो सरकारी नौकरी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि नेता को पेंशन लेना चाहिए या नहीं? नहीं, नेता को पेंशन, वो तो भाई वो मुखिया है, वो तो चलाएगा वो, ठीक है वो। अरे सुनिए, अरे भाई साहब, अरे नेता सुनिए, नेता को पेंशन। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, न्यू पेंशन स्कीम लाने की जरूरत है। जैसे ये 60 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, किसान भी बूढ़ा हो जाता है, रिक्शा वाला भी बूढ़ा होता है, सभी बुजुर्गों के लिए एक सम्मानित व्यवस्था थोड़ी सी करने की जरूरत है। ये नहीं कि बहुत बड़ा धन लगाने की, पर इतना कि उसकी दवाई, उसका जीवन बढ़िया से सम्मानित तरीके से चले, ठीक है। ऐसा ना हो कि 60 साल बाद आप 20 साल तक बिना किसी काम को किए सैलरी लेते रहो। इतना मिले कि बाकी रिटायर होने के बाद कुछ काम करो, अपना चले। अरे किस नेता क्या करता है? नेता तो तुम्हारे लिए अपना जीवन ही बर्बाद कर देता है यार। तब जाकर और क्या आप जितने भी नेता लोग हैं वो जीवन बर्बाद कर दिए हैं। अरे वो जीवन सर, जो नेता देश के लिए या अपने गांव या अपने मोहल्ले या अपने प्रखंड या सरकार के लिए जो कर रहा है ना, वो जीवन बर्बाद नहीं करता है। अगर नेता कोई है व्यक्तिगत जीवन में लॉस में ना रहे। अरे सुनो, अगर कोई नेता है, मोदी जी ने कौन सा भाषण में बोले थे मालूम है क्या आपको? क्या बोले थे? नहीं सुनो, मोदी जी ने बोले 750 करोड़ का घोटाला है बोले अजित पवार पे। आज कौन से पार्टी का? मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र का हूँ। हम सच वाले, वो अंधे वाले नहीं है। हम, मैं प्योर भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अंध वाले नहीं? हाँ, मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ। अंध वाला क्या मतलब? अंधभक्त? नहीं, अंध बोला, आधा बोला मैंने। तो सुनो कि ये अजित पवार क्या है? अजित पवार पहले मोदी जी ने क्या बोला था सुनो, उसमें थे हम बैठे पब्लिक में, उसमें क्या बोला 750,000 करोड़ का घोटाला किया था सिंचन का, जेल में डालेंगे बोले। 70,000 करोड़। तीसरे दिन के बाद अभी वो डिप्टी CM है महाराष्ट्र के। इसे कहते हैं बारामती में क्या बोलते वहाँ पे जवाब सिर्फ जनता दो। हाँ, जनता। इसको बोलते साम दाम दंड भेद। सुनो, जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार थी, महाराष्ट्र की बहुत दुर्गति हो रही थी। उस दुर्गति से बचाने का जो बेहतर ऑप्शन था उसका प्रयोग किया। महाराष्ट्र के हम भी महाराष्ट्र हैं, हम भी महाराष्ट्र हैं। कल्याण में हमारा भी घर है। गडकरी साहब के एरिया से। अरे कल्याण में हमारा भी घर है, टेंशन मत लो। नहीं, मैं नागपुर गडकरी साहब के कार्यकर्ता हूं। अरे तो क्या हो गया यार, मैं नागपुर से, मैं कल्याण से हूँ। इससे समझ आ रहा ना, मैं उल्लास से हूँ।
अजीत पवार का बोलिए। अजीत पवार के करप्शन, सुनिए, अजीत पवार का करप्शन या किसी का भी करप्शन, वो सत्ता में थे, सरकार में थे, और कांग्रेस उसके साथ मिल करके पूरे महाराष्ट्र का जो विनाश कर रही थी, उससे बचाने का जो बेहतर ऑप्शन हो सकता था उसको किया। अजीत पवार का घोटाला खत्म नहीं हो गया, समय आएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। वाले सांसद की उसको अजीत पवार क्या बोलिए, हैं? 12 सीट मिलने वाली सांसद की, ऐसे महाराष्ट्र में चर्चा, आप बोलिए। अब जब मिलेगी तब बात करेंगे, अब बोलिए ना, अभी मिलेगी तब बात तब बात करेंगे। बाद में मिलने दीजिए। चर्चा है, चुनाव पे चर्चा और कल्पनाएं बहुत आती हैं जाती हैं। हाँ, चर्चा अच्छा है। अच्छा, बिहार को लेके क्या कहेंगे? क्या जो अब लग रहा है कि फिर से तेजस्वी यादव गद्दी संभालेंगे या फिर कुछ और बदलाव होने की चांसेज है? क्योंकि लोग क्यास लगा रहे हैं तरह तरह। जिस बिहार का लोटा बिना पेदी का हो, कौन लोटा? सारे लोटे सारे लोटे बिना पेदी के हो, वहाँ कल्पना करना, स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल और गलत बात है। वो बिन पेदी के लोटे किधर लुढ़केंगे, किधर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। देखिए, नीतीश के साथ लालू प्रसाद यादव, नीतीश के साथ बीजेपी, कभी बीजेपी कभी लालू प्रसाद। जब सारे पेदे बिना लोटे के हैं, लोटे बिना पेदे के, तो उनका प्रेडिक्शन कोई क्या करेगा? बिहार को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या है मैम, जहाँ देखो एक अभी जो जैसा चल रहा सरकार का डर जो होता है ना, डर पैदा कर देना, सीबीआई चाहे ईडी किसी में भी अगर हम कर देंगे ना, जैसे अभी झारखंड में भी यही हो रहा है, हेमंत सोरेन को तोड़ने की बात की जा रही है। आगे साजिश है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। लोग तो विपक्ष खत्म कर दिया जाए, सरकार हमारी हमेशा यहाँ पे तो सारे लोग कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त हो जाए। विपक्ष नहीं खत्म किया जाता, जो चोर, बहुत जरूरी होता है। जो चोर, बेईमान, पाक साफ हो जाता है, डकैत, सुनो बता रहा हूँ, जो चोर, बेईमान, डकैत, स्कैमर नेता होते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। कांग्रेस सत्ता में रहे तो वो ईडी सीबीआई छोड़ के अपने तरफ ले ले, बीजेपी रहे तो वो ले ले, या कोई XYZ नॉर्मल आदमी चाहे तो इनका दम तोड़ने में, दम घोटने में कामयाब होता है। दैट सिंपल से। चोर होते हैं, जो बेईमान होते हैं, चोर होते हैं, जब सरकार की तरफ आते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते भाजपा को बेईमान चोर कह रहे हैं। हैं। नहीं, भाजपा को नहीं कह रहा हूँ मैं, किसको कह रहे हैं? जो भी पार्टी बेईमान चोरों को जब अपने पास ले लेती है, जिसकी सत्ता होती है, वो चोर बेईमान मतलब अभी भाजपा चोर नहीं, जो सत्ता डायरेक्ट बोल दीजिए ना, डायरेक्ट बोलिए कि भाजपा नहीं, डरते क्यों है? इसमें डरने की क्या बात है? करता नहीं हूँ, लेकिन हर आदमी हर पार्टी में चोर बेईमान नहीं होता है, लेकिन चोरों बेईमानों को लेके लोग सरकार चलाते हैं और नेता ही चोर होते हैं। ये भी कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार को कहते थे पलटू राम, अब इनके पार्टी में आ गए तो वो सही हो गए। भाजपा चोर लग रही है आपको? चोर नहीं लग रही, ये वॉशिंग मशीन है, कोई सा भी गुंडा या मवालिक डाल दो इसमें वॉशिंग मशीन में, इधर को निकलेगा साफ निकल सब। एक छोटी सी बात है, कमजोर, लुटेरे, डकैत जो पैसा लेके MP MLA बन जाते हैं, यही सरकार की तोड़ फोड़ का कारण बनते हैं। इनको कोई भी तोड़ लेता, कोई भी अपने में मिला लेता, कोई निकाल देता, कोई ईडी से डरा देता, ये जो कह रहे हैं, सीबीआई से डरा देता। तो ये साबित होता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा चंक है नेताओं का जो ईडी सीबीआई से डरने वाला है, लूट पाट का है, बेईमान का है, पूरे देश में, सिर्फ पूरे बिहार देश में, पूरे हाँ पूरे देश में। समझ में आई बात? तो ऐसे नेताओं को तोड़ना, ऐसे नेताओं को मरोड़ना, इनकी गर्दन दबाना किसी के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है। समझ में आई बात? सत्य यही है। तो भाजपा चोर है? मैडम, भाजपा को किधर आपने तोड़ लिया? नहीं, इन्होंने सभी को सभी इन लोगों का कहना सभी है, लोग ऐसे ही हैं, सभी लोगों का लोग कहना है भाजपा वॉशिंग मशीन है। भाजपा में जो आते हैं, एक बात बताएं आपको, क्या यही कहा था ना? जी जी जी, पार्लियामेंट में जो सबसे बड़े बाहुबली नेता राज्यों में होते हैं ना, जिलों में किसी होते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? सबसे पिछली सीट पे, जहाँ कैमरे से फोटो भी साफ उसकी ना दिखती है। और वही जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बाहुबली कहते हैं। क्यों पीछे बैठते हैं? क्योंकि उनके अपराध इतने ज़्यादा होते हैं, न सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, न सरकार के फेवर में बोल। इन्होंने जो बोला है, आप इन पे कुछ जवाब देना चाहेंगे? पहली बात मेरी बात सुनिए, मैं सीधा जवाब दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरे उत्तर प्रदेश का इस समय क्या हाल था है और पहले क्या हाल था, उस पर भी जवाब दूंगा। पहले मैं कांग्रेस और इससे पहले जिन लोगों ने भारत को लूटा, भारत को बर्बाद किया, उन पे बात करता हूँ, फिर राजनीति पे करूँगा। पहले ने मुगलों ने भारत को लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा और
इससे पहले 2014 से पहले 70 साल कांग्रेस ने भारत को लूटा। और लूटा किस? राज्य की सरकार बनाते थे जातिवाद पे और देश की सरकार बनाते थे धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे कैसे आप 370 देखे कश्मीर में क्या हालत होती थी, उसी पे लड़के मर जाते थे। राम मंदिर के लिए लड़के मर जाते थे, धर्म की राजनीति ये होती थी। तो क्या भारत के ऊपर गुजरा है? भारत का बंटवारा किस वजह से हुआ है ये दुनिया जानती है। और किस कैसे देश का प्रजातंत्र को जनाना है, जहाँ ये एक धर्म को लेके भाग रहे, एक मजहब को लेके भाग रहे, एक क्रिश्चियनिटी को लेके भाग रहे, वहाँ मोदी जैसा व्यक्ति आके सब कुछ संभव कर पाना बहुत आसान नहीं था। अच्छा, आप बता रहे हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति होती थी, अभी क्या हो रही है? अभी क्या हो रही है? किसके ऊपर हो रही है राजनीति? देखिए, धर्म अच्छी बात है, राम जन्मभूमि बनी अच्छी बात है, सभी को जरूरत था कि चलो राम जन्मभूमि बन जाए, अच्छी बात है। बट सभी को जरूरत नहीं था। नहीं, धर्म वहाँ पे उसके साथ साथ ना अगर एजुकेशन, अगर स्वास्थ्य शिक्षा इस सब पे भी अगर ध्यान रहता ना तो ये कोई इशू नहीं रहता, कोई इशू नहीं खड़ा होता। स्वास्थ्य को लेके बता दूं, आयुष्मान आपने सुना होगा, 5 लाख का आधार कार्ड दिखाओगे इलाज मिलेगा, गरीब जो होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए गैस और हर चीज़, मतलब किसी भी क्षेत्र में बता दो, आज स्टार्टअप करना कोई चाहता है, मोदी सरकार द्वारा लोन उसे प्रदान किया जाता है। हालांकि टैक्स में कुछ है जो जीएसटी, हालांकि जो पैसे आता है वो देश के लिए ही लगता है। बात आई धर्म की, भारत धर्म जो हिंदू धर्म है वो सनातन संस्कृति के लिए भारत जाना जाता है, जैसे पाकिस्तान इस्लाम और कट्टरता के लिए जाना जाता है, आप जानते हैं। और आज पाकिस्तान कट्टरता की वजह से पाकिस्तान का क्या हाल हो गया, और राम को मानने वाले भारत आज किस ऊंचाई पे जा रहा है। सुनो मेरी बात सुनो। और दुबई में आज देख लो, जिस बुर्ज खलीफा पे कुछ नहीं, वहाँ भारत का तिरंगा भी छापा, देख सकते। एक मिनट, आपने बोला कि पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना, और धर्म के नाम पे बनने के बाद क्या स्थिति आप देख रहे हैं, वही हम लोग को भी तो देखना है। कि इसीलिए आप सोचे ना कि हिंदू धर्म यहाँ बना दे तो देश चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। मोदी का एक स्पीच था, मैं बता दूं, उन्होंने हिंदू धर्म, राम को प्रमोट करना, राम के नाम पे बात करना, किस वजह से दोनों के लिए फायदा है मैं बता दूं। इसलिए फायदा है, सुनो, औरंगजेब था अपने भाई का कत्ल करता, अपने बाप को मार देता है, जेल में डाल के बंद कर देता। वो भी भाई था जो बाबरी मस्जिद और ये सब मिलके जो राम मंदिर को गिराए थे। और एक राम जी थे जो लंका को जीत के भविष्य को सौंप के चले आए थे। उनका भाई भरत था जो खड़ाऊ लेके भाई की कुर्सी नहीं खाया, राज करता रहा। अब भाई सीखो बता रहा हूँ। तो वो नहीं, उस सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूँ जो हर रात को पेड़ के पत्ते तक को नहीं तोड़ते, पेड़ के पत्ते। और छोटी सी बच्ची को बनने से आपत्ति नहीं है, हम क्या बताएं आपको कि राम मंदिर बनने से आपत्ति नहीं है। उसकी आपत्ति क्या है ना, ये मंदिर के साथ साथ ना अगर शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य पे भी ध्यान जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज बने हैं मोदी सरकार में, वो कहाँ नहीं बने ये बताओ। 300 दरभंगा में एक मेडिकल एम्स खुली है, पता है आपको? बिहार जानते हो किस लिए पिछड़ा रहे हैं? मैं मेरी बात, एम्स खुल गई है, पता है कि ना आपको? मोदी जी ने भाषण दिया था कि दरभंगा में एम्स खुल गई है। और जितने भी हमारे पत्रकार या बहुत लोग गए दरभंगा एम्स में इलाज कराने या खोजने के लिए, मिला ही नहीं। मैं भी यूपी में परेशान था भाई साहब, रात को बहन बाजार नहीं जा सकती थी, अकेली माँ घर में परेशान हो जाती थी। लेकिन आज यूपी से है और आज गर्व से कहते हैं उस उत्तर प्रदेश से है जहाँ भगवान श्री राम पैदा हुए, उनका जन्मभूमि है। और उसी के और परिवर्तन देखो, गांव मेरा 10 से 10 किलोमीटर दूर है, मेरे गांव में कोई ऐसा मकान नहीं, कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी गली नहीं जिसमें आरसीसी की सड़कें ना बनी हो। खड़ंजा लगाते थे पहले की सरकार प्रधान द्वारा, जो अब तो सीधा अकाउंट में पैसे जाते हैं। खड़ंजा लगाते थे, जो ईंटे का प्रयोग करते थे ना, सिर्फ मिट्टी के सांचे से निकल के वो ईंट आता था, वो खड़ंजा लगता था। और आज देख लो आरसीसी बिछ रहा है।